EMU को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप इमुलेटर पे जाइए, शो इमुलेटर। यहाँ पे आपको मिलेगा जित पहला हो गया CS, ये हो गया कोड सेगमेंट। दूसरा हो गया स्टैक सेगमेंट। तीसरा हो गया एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है, एक्सटेंडेड एक्स्ट्रा या एक्सटेंडेड सेगमेंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और चौथा है डेटा सेगमेंट। इनका क्या यूज है? इनका यूज आप ऐसे देख सकते हैं। कोड सेगमेंट क्या करता है? इट होल्ड द एड्रेस ऑफ द कोड सेगमेंट, ठीक है। यानी ये कोड सेगमेंट के एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है। यानी जब आप प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में आप जनरली जो कोड रखते हैं, ठीक है, उस कोड सेगमेंट का एड्रेस, मतलब आप सर आप कितनी ये लाइन नोट्स हमें सेंड कर देंगे? सेंड किया गया होगा लास्ट क्लास में, ठीक है। सर तो आप आपने भेजा था शायद सर, एक मिनट में हाँ, चेक कर। भेजा गया होगा, ठीक है। आप पहले बेसिक तो समझ लो ना, नोट्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है। कोड सेगमेंट कहने का मतलब जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम बनाते वक्त सर सपोज कीजिए कि अगर आप इसी चीज़ का अगर टर्बो टर्बो सी में आप लोग काम किए होइएगा, ठीक है, तो टर्बो सी को भी एक बार देख लीजिए, ये हर जगह आपको मिलता है। दिस इज कॉल्ड टर्बो सी। यहाँ पे आप ध्यान देखिएगा, जैसे ये प्रोग्राम है, ठीक है, तो इस प्रोग्राम में टोटल कितने लाइन का कोड है? आपको यहाँ पे कोड आपको दिख रहा होगा, टोटल 15 लाइन का कोड है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में जितने भी कोड बनाए गए हैं, इस कोड को कहीं तो सेव करके रखा गया होगा, ठीक है। तो ये सेव फर्स्ट डॉट सी जिस लोकेशन, जैसे कि बिन लोकेशन पे हमने सेव किया है, ठीक है, तो उसका एड्रेस इस प्रोग्राम जब भी कभी इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके रन करते हैं, तो उस समय जब रन होता है तो हार्ड डिस्क से प्रोग्राम उठ के कहाँ आता है? रैम के अंदर, ठीक है। तो रैम के अंदर जो आता है, तो जिस एड्रेस से उठ के आता है उस एड्रेस को होल्ड करके कहाँ रखा जाता है? कोड सेगमेंट के अंदर। समझ आया? समझ आया? सर एक बार यस फिर सर। बता नो दीजिएगा। सर, एक और बार, क्या कह रहे हैं? वन मोर टाइम हाँ, सर। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई प्रोग्राम को आपने सेव किया है, तो इस प्रोग्राम को अगर आप देखिएगा, तो इस प्रोग्राम को कहाँ पे सेव किए हैं? इस प्रोग्राम को इस प्रोग्राम को अगर आप सेव किए हैं, तो यहाँ ओपन करते हैं तो यहाँ लोकेशन बता देता है ना कि सी ड्राइव के टर्बो C3 के बिन के अंदर आपने इस प्रोग्राम को सेव किया है। तो इस बिन के अंदर ये हार्ड सी ड्राइव क्या है? आपका हार्ड ड्राइव है, सेकेंडरी ड्राइव है। तो जब इस प्रोग्राम को टर्बो सी की हेल्प से ओपन करते हैं, तो सेकेंडरी ड्राइव से प्रोग्राम रैम में मेन मेमोरी में आता है, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आता है। तो जिस एड्रेस से उठ के मेन मेमोरी में वो लोड होता है प्रोग्राम, उस प्रोग्राम का एड्रेस कहाँ होल्ड करके रखा जाता है? स्टैक सेगमेंट के अंदर, कोड सेगमेंट के अंदर। समझ आया? उसके बाद अगला होता है डेटा सेगमेंट। इट होल्ड द एड्रेस ऑफ द डेटा सेगमेंट। ये क्या होल्ड करके रखता है? इस प्रोग्राम के अंदर कितने डेटा आपने बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल इस कोड के अंदर अगर सपोज कीजिए कि हमने ये प्रोग्राम ओपन किया, तो इसमें कितना वेरिएबल आपने बनाया है? इसमें वेरिएबल जैसे कैर एस कोबल नाम का वेरिएबल बनाया है, या अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम में आप एक ए नाम का वेरिएबल बनाए, ठीक है। तो जितने कि जहाँ पे आप कुछ वैल्यू को स्टोर करके रख रहे हैं, तो 5 नाम के वैल्यू को कौन से वेरिएबल पे स्टोर करके रखे हैं?
ए नाम के वेरिएबल पे। तो इस ए नाम के वेरिएबल को अगर आपको देखना है तो यहीं पे एक ऑप्शन होता है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, डिबग में जाइए, अल्ट डी कीजिए प्रेस, ठीक है। यहाँ पे इंस्पेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। इंस्पेक्ट ऑप्शन में ए नाम का वेरिएबल ए टाइप कर दीजिए जो वेरिएबल है, और इसको ओके कीजिए। यहाँ अनडिफाइंड आया, कोई नहीं, इसका स्टेप कंपाइलेशन यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ स्टेप कंपाइलेशन कीजिए, कंपाइल हो गया। सबसे पहले मेन के पास कंट्रोल गया, फिर F8 प्रेस कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे है, ठीक है। तो इस समय अगर आपको देखना है तो अल्ट डी यहाँ इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्टैक कॉल स्टैक आता है, ठीक है। यही आपका स्टैक सेगमेंट है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंस्पेक्ट में जाइए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए उस ए नाम का वेरिएबल जिस पे आपको वैल्यू देखना है, इंटर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि इंट का ए किस तरह का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। अभी इस पे ये प्रोग्राम एक्सिक्यूट नहीं हुआ है, इसको अभी बंद कीजिए और एक स्टेप और आगे आइए, ठीक है। फिर एक स्टेप अगला लाइन पे आइए, ठीक है। और अब इस जगह पे इंस्पेक्ट कीजिए ए नाम के वेरिएबल को। क्या देख रहे हैं, ए ना इंस्पेक्टिंग ए, यानी ए नाम का वेरिएबल है, वो उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का डेटा वेरिएबल है, और उसके अंदर वैल्यू क्या रखा गया है, 5 रखा गया है, ठीक है। और वो 5 का एड्रेस क्या है, ये एड्रेस आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है यही डेटा सेगमेंट से में होल्ड होके रखा जाता है। समझ आया? वेरिएबल का जो एड्रेस है वही डेटा सेगमेंट में होल्ड हाँ करके होता है। हाँ, होल्ड होल्ड करके रखा जाता है। समझ आया? इसी तरीके से अगला है स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट इट होल्ड द एड्रेस ऑफ द स्टैक सेगमेंट, ठीक है। जैसे अगर आप इस प्रोग्राम में मान लीजिए कि अभी एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है? इस प्रोग्राम में एक वेरिएबल बनाया है, यहाँ पे पहले इसको रन करा लीजिए। अगर आप सपोज करें कि इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे int a नाम का वेरिएबल बना है, ठीक है। int a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6, c इक्वल्स टू 7 ठीक है। तो ये कैसे मेमोरी में लोड होता है, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जब भी कंप्यूटर साइंस में अगर आप वेरिएबल बनाते हैं तो इसको आप कैसे समझें। यहाँ पे आपका एक स्टैक सेगमेंट लोड होता है, ठीक है। एक स्टैक सेगमेंट लोड होता है। स्टैक का मतलब क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आपके प्रोग्राम के फंक्शन और वेरिएबल अरेंज होकर रखे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या वेरिएबल बनाया है, ए नाम का वेरिएबल बनाया, यानी यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल सबसे पहले लिखा जाएगा। जब इस प्रोग्राम को प्रोसेस किया जाएगा तो कंपाइलर लेफ्ट टू राइट इसको प्रोसेस करता है, ठीक है। कंपाइलर इस लाइन को लेफ्ट टू राइट प्रोसेस किया और देखा कि सबसे पहले आपने क्या वेरिएबल बनाया, ए नाम का वेरिएबल बनाया है, तो यहाँ ए दे दिया। फिर दूसरा क्या बनाया है, बी नाम का वेरिएबल बनाया है, तो यहाँ बी दे देगा। उसके बाद फिर तीसरा कौन सा बनाया है, सी नाम का वेरिएबल बनाया है, तो यहाँ पे सी दे देगा। अब सी का डेटा क्या है 7, बी का वैल्यू क्या है 6, ए का वैल्यू क्या है 5। तो ये इस वेरिएबल का एड्रेस कहाँ रखा जाता है, डेटा सेगमेंट के अंदर। और ये जो वेरिएबल है कि आपने अपने प्रोग्राम में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने बनाए हैं और कौन वेरिएबल पहले बनाया है कौन बाद में बनाया है, उसको किस ऑर्डर में आपने बनाया है, ठीक है। ये चीज होल्ड करके रखने का काम कौन करता है, स्टैक सेगमेंट। इसको क्या बोला जाता है, स्टैक सेगमेंट, ठीक है। ये स्टैक सेगमेंट आपको कहाँ दिखता है, स्टैक सेगमेंट दिखता है जब आप डिबग के अंदर कॉल डिबग ऑप्शन को प्रेस करते हैं तो वहाँ पे आपको कॉल स्टैक नाम का ऑप्शन दिखता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको
अल्ट डी प्रेस करेंगे तो ये जो कॉल स्टैक है यही आपका डीबगर स्टैक सेगमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर इस प्रोग्राम के लिए इस प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल बनाए जाएंगे या फंक्शन बनाए जाएंगे, उसका कौन फंक्शन आपने पहले बनाया है, कौन बाद में बनाया है, कौन वेरिएबल पहले बनाया है, कौन बाद में बनाया है, वो सब स्टोर होके रहता है एडिट स्टैक के अंदर। स्टैक वास्तव में होता क्या है? स्टैक का एक कॉमन कहा जाता है कि इट इज ए डेटा स्ट्रक्चर, एक डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट के रूप में डेटा को रखा जाता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट कहने का मतलब कि जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले बाहर आएगा। यानी यहाँ पे आपने सबसे पहले किसको लिखा है? सी को। तो डेटा किसके पास है? सबसे पहले कंपाइलर असाइन डेटा किसको करेगा? सी को करेगा। उसके बाद किसको करेगा? बी को करेगा। उसके बाद किसको करेगा? ए को करेगा। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड स्टैक सेगमेंट। ये चीज डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे, जब हमें सेपरेट स्टैक पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे। फिलहाल बस थियोरेटिकली इतना समझे कि आपके टर्बो सी में भी कॉल स्टैक यूज होता है, या कंप्यूटर साइंस के जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं वहाँ पे वेरिएबल को प्रॉपर मैनर में स्टोर करने के लिए स्टैक यूज करते हैं। या हम आप घर में अगर बुक को रखते हैं टेबल पे, तो जो बुक सबसे ज़्यादा यूज होता है उसको हम सबसे टॉप पे रखते हैं, ठीक है, जो बुक सबसे कम यूज होता है उसको हम सबसे बॉटम पे रखते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टैक सेगमेंट, स्टैक मैनेजमेंट। समझ आया? सर अगर नेक्स्ट लाइन में इंट डी इज इक्वल टू 8 लिख दें तो क्या होगा? सी के बाद डी बनेगा, जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले ऊपर स्टैक में रखा जाएगा। सर मतलब क्योंकि लाइन पे स्टैक डिपेंड नहीं करता है कि लाइन पे डिपेंड नहीं करता है, आप नंबर और सीक्वेंस कितना बना रहे हैं, जो सबसे लास्ट में ओके बनेगा वो सर। सबसे ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा होता है यस। एक्स्ट्रा सेगमेंट। एक इसके अलावा होता है एक्स्ट्रा सेगमेंट। एक्स्ट्रा सेगमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सेगमेंट को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट किए, ठीक है, तो ये टेक्स्ट ब्लैंक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, अभी कितना इसका प्रॉपर्टी बता रहा है? 0 बाइट, ठीक है, इसमें 0 बाइट है, मतलब अभी इसमें एक भी कैरेक्टर इनपुट नहीं किया गया है, इसलिए इसका साइज 0 बाइट बता रहा है। लेकिन जैसे ही आप इस पर कुछ डेटा डालिएगा, ठीक है, उसके बाद अब इसको सेव कर दीजिएगा, ठीक है, और अब इसकी प्रॉपर्टी देखिएगा, तो इसकी प्रॉपर्टी चेक कीजिए, तो अब इसको कितना 20, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए इसमें अगर आप कुछ टाइप करते चले गए, ठीक है, तो टाइप करते चले गए तो ये क्या है, लाइन अपने आप चेंज कर ले रहा है। लेकिन इसी जगह पे ऑप्शन है वर्ड ऐप को बंद कर दीजिए, अब देखिए लाइन चेंज नहीं कर रहा है, जितना भी कैरेक्टर डाल रहा है वो उसी लाइन में इनपुट कराया जा रहा है, ठीक है, इनपुट कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसको एक्स्ट्रा सेगमेंट कहने का मतलब कि जैसे जब आप कोई फाइल बनाते हैं तो उस फाइल का MS वर्ड में ही बाय डिफॉल्ट आपको एक पेज मिलता है। एक्सेल की ही बात करें तो बाय डिफॉल्ट आपको 1 सीट या 3 सीट मिलता है, वो सेटिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसी तरीके से नोटपैड में जब आप कोई फाइल बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसको 0 बाइट मिलता है। तो एक डिफॉल्ट बाइट होता है, उसके बाद होता है उसमें आप कितना डेटा ऐड ऑन कर सकते हैं, और मान लीजिए आप उसके एक बेसिक लिमिट के हिसाब अलावा अगर कुछ और डेटा ऐड करते हैं तो उस समय एडिशनल मेमोरी की जरूरत होती है। जैसे अगर हम मेरे सिस्टम पे यहाँ पे देखिए 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो 1 टेराबाइट के हार्ड डिस्क पे अगर हमको 1 टेराबाइट से ज़्यादा डेटा रखना है तो हमें क्या करना होगा, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल कोई USB ड्राइव जोड़ना होगा, ठीक है, जिससे कि हम डेटा को मेंटेन कर सके। जैसे कि यहाँ पे हमने एक पेन ड्राइव जोड़ रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे लिए एक्स्ट्रा सेगमेंट हो गया जहाँ पे कि हम अपने डेटा को स्टोर करके रख रहे हैं। तो इसी तरीके से प्रोग्राम के अंदर भी होता है, यहाँ भी होता है एक एक्स्ट्रा सेगमेंट कि जो डिफ़ॉल्ट साइज दिया गया उससे ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत है तो उस समय आप एक्स्ट्रा सेगमेंट को यूज कर सकते हैं। समझ आया? समझ आया? अभी नहीं आया समझ में।
देखिए, एक्स्ट्रा सेगमेंट का मतलब क्या आता है? मान लीजिए आपकी पे, आप कॉपी पे कुछ लिख रहे हैं और कॉपी भर गया, तो क्या करोगे? सर बताओ। दूसरी कॉपी पर दूसरी लिखेंगे। दूसरी कॉपी खरीद लोगे, लेकिन क्लास अगर एग्जाम हॉल में अगर आपके पास कॉपी खत्म हो गया या क्लासरूम में खत्म हो गया, तो उस समय क्लास छोड़ के थोड़ी जाओगे खरीदने। उस समय क्या करोगे? जो भी आपके बगल में लोग होंगे, आप उनसे कॉपी का कुछ पेज मांग लेते हो। ठीक है, तो जो भी पेज आपको कोई दूसरा देता है, विच इज कॉल्ड एक्स्ट्रा, ठीक है, वो आपके लिए एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ पे अगर मान लीजिए एक्सेल को ही एम एस वर्ड को ही ओपन किए, लेट्स से यहाँ पे एम एस वर्ड को ओपन किए, ठीक है, तो एम एस वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको कितने पेज मिलता है? एक पेज मिलता है। अगर एक पेज से ज़्यादा लिखना है तो आपको क्या करना होता है? नया पेज क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो जब भी आप नया पेज क्रिएट करते हैं, यानी यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा पेज आप क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेगमेंट। ऐसा होता है कि इसी तरीके से अगर आप एक्सेल की बात करें, एक्सेल अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ क्या होता है? एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको कितने सीट मिल रहे हैं? सो देखिए, जनरली 1 या 3 सीट मिलता है। ठीक है, 1 सीट मिलता है। अब अगर इसके अलावा 1 सीट के अलावा और सीट की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करके नया सीट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब नया सीट क्रिएट करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा सीट। ठीक है, तो यही चीज़ आपके प्रोग्राम में, मान लीजिए जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं या कोई प्रोग्राम में एक नॉर्मल फिक्स साइज़ मिलता है, प्रोग्राम का एक फिक्स साइज़ होता है जो आगे हम देखेंगे कि हम कितना रख सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत पड़ता है रखने का डेटा, तो आप अलग से अरेंज करते हैं कहीं से भी उस प्रोग्रामिंग स्कोप के अंदर। दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेगमेंट। समझ आया? यस सर, आ गया। उसके बाद होता है, अगला होता है सोर्स इंडेक्स। सोर्स इंडेक्स का मतलब हो गया कि जैसे आपको इंस्ट्रक्शन, आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा ऐड डीएल कॉमा बीएल। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पे डीएल में, सपोज कीजिए डीएल में आपने रख रखा है 2, डीएल में 2 रख रखा है, बीएल में 3 रख रखा है, बीएल इक्वल्स टू 3 रख रखा है, और आप लिखते हो ऐड डीएल कॉमा बीएल। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या होगा? इस लाइन का मतलब होता है कि डीएल इक्वल्स टू जो पहले लिखा गया इक्वल्स टू डीएल प्लस बीएल। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ जो बाद में लिखा जाता है वो आपका डेस्टिनेशन होता है। ठीक है, जो बाद में लिखा जाता है वो डेस्टिनेशन होता है, उसमें डेटा स्टोर होता है। और जो पहले लिखा जाता है वो आपका सोर्स होता है। ठीक है, अगर यही चीज आप अगर इसको उल्टा कर देते हैं, सपोज कीजिए कि आप ऐसे लिख दिए ऐड बीएल कॉमा डीएल। ठीक है, तो अब आपका सोर्स कौन हो गया? बीएल हो गया। इस लाइन का मतलब क्या हो गया? बीएल इक्वल्स टू बीएल प्लस डीएल। ठीक है, तो जो पहले लिखा जाता है वो डेस्टिनेशन बनता है, जो बाद में लिखा जाता है वो सोर्स बनता है। तो इसी चीज को पॉइंट करने के लिए यूज होता है सोर्स इंडेक्स का। मतलब आप कहाँ से, जैसे एरे की ही बात करें, तो एरे में जो आपका बेसिक पहला 0 इंडेक्स होता है वो सोर्स इंडेक्स होता है। और जो इंड होता है, इंड कैरेक्टर है, जिसको कि आप स्लैश नल से डिनोट करते हो, ठीक है, उसको हम लोग इंड कैरेक्टर इन डेस्टिनेशन इंडेक्स बोलते हैं। जहाँ पे स्लैश 0 मिल जाएगा मतलब आपका स्ट्रिंग का या एरे का टर्मिनेशन पॉइंट मिल रहा है। तो सोर्स इंडेक्स का मतलब कौन पहले लिखा है, सोर्स इंडेक्स का मतलब इसमें, इस इंस्ट्रक्शन में कौन सोर्स है कौन डेस्टिनेशन है, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप कोई निमोनिक लिखते हो, तो निमोनिक का एक अपना प्रॉपर्टीज होता है कि निमोनिक के प्रॉपर आगे आप किसको लिख रहे हैं। निमोनिक जैसे होता यहाँ क्या पे है सर? निमोनिक का मतलब कीवर्ड सर होता जी, है। जैसे सी प्लस प्लस में आप कीवर्ड पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे निमोनिक बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड इंस्ट्रक्शन के आगे अगर आपने डीएल लिखा और फिर डीएल लिखा, तो जो पहले ऐड इंस्ट्रक्शन के बाद जो भी ऐड या सब के बाद इंस्ट्रक्शन के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है वो डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनेशन इंडेक्स को डिनोट करता है। और जो बाद में लिखा जाता है वो सोर्स इंडेक्स को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसी चीज को सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स से डिनोट करते हैं। समझ आया? थोड़ा बहुत सर। इसके बाद अगला है सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स हो गया। फिर है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इट होल्ड द
इट होल्ड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने EMU में अगर यहाँ पे आपने ऐसे लिखा ऐड, सपोज कीजिए MOV AL, 3, फिर लिखा MOV BL, 2, फिर आपने लिखा ऐड L, BL। तो जब आप इसको इमुलेट करते हैं और इस जगह पे सिंगल स्टेप करें, देखिए जो येलो कलर से होता है ना, ये करेंट इंस्ट्रक्शन होता है, और इसके आगे जो लिखा हुआ है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बता रहा है कि अभी कौन सा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ये बताएगा कि कौन सा इंस्ट्रक्शन, जैसे आपने इसको सिंगल स्टेप किया। ठीक है, तो अब ये लाइन एक्सिक्यूट हो गया, ये लाइन एक्सिक्यूट हुआ, तो इस लाइन से आउटपुट क्या आया कि एल रजिस्टर जहाँ पे कि पहले 0 था वहां पे 3 कर देगा। अभी BL के पास क्या है, 0 है। जब ये लाइन एक्सिक्यूट होगा तो येलो कलर से आपको दिख रहा है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, यानी अभी ये इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट होना बाकी है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करोगे तो इस इंस्ट्रक्शन का आउटपुट इस रजिस्टर पे डेटा में चला जाएगा। तो अभी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर डिनोट कर रहा है कि इसके आगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है, यानी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या होता है, इट होल्ड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसमें क्या है, अभी करेंट इंस्ट्रक्शन ये है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका ये है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। करंट इंस्ट्रक्शन तो येलो कलर से आपको डिनोट हो रहा है, ये एक्टिव इंस्ट्रक्शन है, और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा इसके आगे विच इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ये किसके पास, इसका एड्रेस किसके पास होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के पास। ठीक है, जिसको कि IP से हम डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ठीक है, ये आपको IP से डिनोट किया गया है। इसी के बाद अगला होता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर का मतलब हो गया कि जब आप यहाँ पे यहीं पे देखिए, यहाँ पे आपके पास स्टैक होता है। ठीक है, इस स्टैक में अभी ये जो पॉइंटर है, जब आप स्टैक पे कुछ डेटा डालेंगे तो ये पॉइंटर बताता है कि आप कौन सा डेटा डाल रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टैक पॉइंटर। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए यहीं पे स्टैक पॉइंटर को अगर आपको डिनोट करना है तो ऐसे लिख लीजिए MOV AX, X, 5, फिर MOV BX, इसको उसके बाद यहाँ पे कर दीजिए, स्टैक का ऑपरेशन होता है पुश, पुश के अंदर डाल दीजिए AX, फिर इस लाइन को कॉपी कर लीजिए और इसको पेस्ट कर दीजिए। 3 टाइम्स हमने पुश किया है, डेटा डाला 5, उसके बाद 2, उसके बाद 4, और अब एक बार इसको पॉप कर लेते हैं। ठीक है, पॉप AX। ठीक है, अब इसको एमुलेट करके देखिए, यहाँ से आपको स्टैक सेगमेंट को, स्टैक रजिस्टर को ऑन कर लीजिए। अभी जब ये लाइन एक्सिक्यूट होगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सिंगल स्टेप किए, एक्स में एक रजिस्टर पे 5 चला गया। ठीक है, उसके बाद सिंगल स्टेप किए, अभी तक ये इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही पुश को परफॉर्म करेंगे, सिंगल स्टेप करेंगे, देखिए एक्स के अंदर क्या डेटा था, एक रजिस्टर पे था 5, और इसको पुश किए तो कर मूव करके कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे ये डेटा पहुँच गया है। यानी पहला डेटा पुश मतलब होता है रखना, इंसर्ट करना, और पॉप मतलब होता है निकालना, बाहर एग्जिट करना। ठीक है, तो फिर अभी आपने कितना डेटा रख रहे हैं स्टैक में, 3 डेटा रख रहे हैं, 5, 2, 4। सबसे पहले किसको रखा है, 5 को, फिर सिंगल स्टेप कीजिए, अब एक्स में क्या पहुंचा, 2, फिर सिंगल स्टेप कीजिए, देखिए अभी स्टैक किसको डिनोट कर रहा है, 2 को डिनोट कर रहा है, यानी ये आपका करेंट पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर डिनोट कर रहा है कि अभी स्टैक में कौन सा डेटा इंसर्ट हुआ है, 2 डेटा इंसर्ट हुआ है। फिर सिंगल स्टेप किए, फिर सिंगल स्टेप किए, अब डेटा क्या इंसर्ट हो गया, 4। तो सबसे पहले आपने किसको डाला था, 5, उसके बाद कौन डाला, 2, उसके बाद क्या डेटा डाला, 4। ठीक है, तो अभी स्टैक किसको डिनोट कर रहा है, लास्ट इन कौन है, 4, इसलिए कर्सर कहाँ है, 4 के पास। अब पॉप में अगर पॉप करते हैं तो पॉप में सबसे लास्ट में कौन सा इंसर्ट हुआ है, 4 हुआ है, तो ये बताएगा आपको, सिंगल स्टेप कीजिए। ठीक है, तो पॉप हो गया
सिंगल स्टेप किए, पॉप बाहर हो गया। अब कर्सर कहाँ फिर से पहुंच गया 2 पे, यानी अब स्टैक के अंदर मात्र 2 डेटा बचा। 5 2 4 इंसर्ट हुआ था, जिसमें से 4 बाहर हो गया, बचा कौन सा 5 और 2। तो ये जो पॉइंटर है, यही पॉइंटर आपका स्टैक पॉइंटर होता है। ठीक है, स्टैक पॉइंटर डिनोट करता है कि जब आप डेटा रख रहे हैं तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो ऑन टॉप कौन होता है उसको डिनोट करने के लिए जो एड्रेस होता है वो स्टैक पॉइंटर के पास होता है। इसके अलावा अगला होता है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है फ्लैग रजिस्टर, जिसमें कि कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, ये सब आप आगे देखोगे जब इफिल्स पर होगे, लूप पर होगे, उस समय यूज होता है। ठीक है, उस समय इसका यूज बताएंगे। फिर है अगला है बेस पॉइंटर। बेस पॉइंटर क्या होता है, यहीं पे जो आपको स्टैक दिख रहा है, तो इस स्टैक में 2 का बेस कौन है 5 है, यानी 2 सबसे पहले डेटा कौन इंसर्ट हुआ था 5, 5 के ऊपर क्या इंसर्ट हुआ 2। ठीक है, तो 2 को डिनोट कौन करेगा स्टैक पॉइंटर, और 5 को कौन होल्ड करके रखेगा बेस पॉइंटर। यानी 2 को होल्ड करके रखने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज होता है, वो है आपका बेस पॉइंटर। तो 2 के ऊपर 2 के नीचे कौन है, 2 से पहले कौन सा डेटा आया है, अगर ये चीज जानना है तो वो किसके पास होगा, बेस पॉइंटर के पास एड्रेस होगा। तो ये सब है, यानी स्टैक का यूज जब हम स्टैक अलग से पढ़ेंगे उस समय देखेंगे, अभी रजिस्टर में था इसलिए ब्रीफ में बता दिए हैं। उसके बाद फ्लैग रजिस्टर का यूज आगे होता है लूप में, उस समय इंस कैरी बीट, साइन बीट, पैरिटी बीट, ये सब आप थ्योरी में पढ़े होइएगा, उसके बिहाफ पे यूज होता है। तो सब हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हमारा बेसिक पार्ट यहीं तक था रजिस्टर के बाद। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड क्या होता है, इट इज बेस्ड टू एक्सेस द डेटा ऑन द रजिस्टर। यानी ये है कि आप रजिस्टर पे से डेटा को कैसे एक्सेस करते हो, इस चीज को बोला जाता है एड्रेसिंग मोड। ठीक है, यानी एक तरीका है जिसके थ्रू आप रजिस्टर से कुछ डेटा को एक्सेस करते हो। डेटा एक्सेस करने के लिए सपोज कीजिए जैसे कि मैथमेटिक्स में आप लिखे 2+2, तो ये मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसी चीज को अगर आपको असेंबली में लिखना है तो कैसे लिखोगे। असेंबली में लिखने के लिए आप जैसा कि जानते हैं 2 यहाँ पे क्या है वेरी ऑपरेंड होता है। मैथमेटिक्स में अगर पढ़े होइएगा तो एक्सप्रेशन, इसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं, और एक्सप्रेशन बनना होता है किसका, ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड्स का। ठीक है, तो 2 हमारा ऑपरेंड्स हो गया और प्लस हमारा ऑपरेटर हो गया। तो इस प्लस ऑपरेटर को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑप कोड, ऑपरेशनल कोड। ठीक है, और जो 2 है वो ऑपरेंड्स हो गया, तो इसको हम लोग पहले 2 को पहले रजिस्टर 1 में रख लेंगे, दूसरे 2 को अगले रजिस्टर में रख लेंगे। ठीक है, और इस इंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सपोज कीजिए इस 2 को DL रजिस्टर में रख लिए, इस 2 को AL रजिस्टर में रख लिए, और हमें असेंबली में 2+2 लिखना है तो क्या लिखेंगे, प्लस के लिए असेंबली में सिंबल निमोनिक यूज होता है ऐड, और और इसके आगे क्या लिखना है DL, मतलब पहला वैल्यू DL के पास है तो DL, फिर दूसरा वैल्यू AL के पास है तो कॉमा AL। तो इस तरीके से असेंबली में डेटा को एक्सेस किया जाता है। यानी जो काम मैथमेटिक्स में आप ऐसे लिखते हो, मैथमेटिक्स में इस तरीके से लिखते हो, यही काम अगर असेंबली में लिखना है तो आपको ऐसे लिखना होगा, और इसी चीज को बोला जाता है एड्रेसिंग मोड। समझ आया, समझ आया? नो सर, एक बार और समझा दीजिए। एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या है, एड्रेस कर रहे हैं किसी का एड्रेस? एड्रेसिंग मोड का मतलब होता है किसी रजिस्टर से डेटा को आप कैसे एक्सेस करते हो। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में आपको बताया, आपको सोचिए कि आपको 2+2 लिखना है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 2, अगर मान लीजिए +2, 2, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है मैथमेटिक्स में? नो सर। नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं सर है? क्योंकि इसमें कोमा लग गया है। हाँ,
क्यों? और ये डिफरेंट अलग नहीं, अलग हो गए हैं। नहीं नहीं, क्या अच्छा कॉमा अगर हटा भी दे, एक मिनट यहाँ से हम कॉमा हटा देते हैं, ठीक है। चलिए आप बताइए। नहीं सर, फिर भी नहीं होगा। ठीक है, अब बताइए। अब हटा दिए तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? नो सर, नहीं है। क्योंकि सर ये तो एक ही वेरिएबल बन गया है अभी। ये तो एक ही हाँ, बन गया, 22 हो गया। मतलब इसका मतलब कि आपको बताया गया है ना कि जब भी आप लिखोगे तो मैथमेटिक्स में जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो वहाँ पे ऑपरेंड्स पहले लिखा जाता है और फिर ऑपरेटर लिखा जाता है और फिर ऑपरेंड्स के आगे इतना करके भी छोड़ दोगे तब भी ये गलत है। इसके आगे भी एक ऑपरेंड्स लिखना होता है और ऑपरेंड वेरिएबल प्लस कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो यही चीज अगर आपको असेंबली में लिखना है तो कैसे लिखोगे? इसको सपोज करो सबसे पहले रजिस्टर में डाल लो। मान लीजिए कि डीएल रजिस्टर पे हमने पहले 2 को स्टोर कर लिया, एल रजिस्टर अगले 2 को एल रजिस्टर में स्टोर कर लिया, ठीक है। और इस प्लस को असेंबली में कैसे लिखते हैं? ऐड नाम के इंस्ट्रक्शन से लिखते हैं, ठीक है। तो अब यही काम असेंबली में, जैसे ये लाइन मैथमेटिक्स में लिखा गया कि इस तरीके से सही है, तो असेंबली में कैसे लिखा जाएगा? ऐड एल कॉमा एल कॉमा डी एल, समझ आया? या डी एल कॉमा ए एल, समझ आया? यस सर। और इसी चीज को बोला जाता है एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड का मतलब कि रजिस्टर से डेटा को एक्सेस करने का तरीका। कितने अब है एड्रेसिंग मोड, कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला होता है रजिस्टर एड्रेसिंग, दूसरा होता है इमीडिएट एड्रेसिंग, तीसरा होता है मेमोरी एड्रेसिंग, चौथा होता है डेटा ट्रांसफर। पहले 3 ही है, रजिस्टर एड्रेसिंग फर्स्ट, सेकेंड है इमीडिएट और थर्ड है मेमोरी एड्रेसिंग। रजिस्टर एड्रेसिंग का मतलब क्या होगा कि बोथ ऑपरेंड्स आर रजिस्टर, यानी जब किसी इंस्ट्रक्शन के साथ अगर आप दोनों इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ही लिखते हैं, ठीक है, जैसे ए एल डी एल बी एल सी एल कुछ भी लिखते हैं, रजिस्टर भी वैल्यू लिखते हैं, जो 14 रजिस्टर है उनमें से किसी का नाम लिखते हैं दोनों के केस में। जैसे यहाँ पे लिखा गया ऐड इंस्ट्रक्शन हो गया, फिर डी एल भी रजिस्टर है और बी एल भी रजिस्टर है। तो जब ऐड इंस्ट्रक्शन के साथ ऑपरेंड्स के रूप में अगर दोनों वैल्यू रजिस्टर लिखा गया है तो इसको हम लोग रजिस्टर एड्रेसिंग बोलते हैं। इसी तरीके से इमीडिएट एड्रेसिंग क्या होता है? इमीडिएट एड्रेसिंग में एक रजिस्टर वैल्यू होता है, दूसरा कांस्टेंट वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे डीएल लिखा गया रजिस्टर वैल्यू और फिर दूसरा वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू है 2, तो ये हो गया आपका इमीडिएट एड्रेसिंग। और तीसरा होता है मेमोरी एड्रेसिंग। पहला रजिस्टर वैल्यू लिखा जाए और दूसरा मेमोरी का एड्रेस, मतलब जब एरे बनाते हैं, एरे को यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एरे को इस सिंबल से सी में भी डिनोट करते थे, यहाँ भी हम लोग इसी सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब रजिस्टर के साथ एरे का इंडेक्स वैल्यू लिखा जाए तो उसको हम लोग मेमोरी एड्रेसिंग बोलते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड। फर्स्ट इज रजिस्टर एड्रेसिंग। In case of register addressing, both operands are register. In case of immediate addressing, one operand is register and another is constant value. In case of memory addressing, one operand is register and second is memory address. ठीक है, समझ आया? समझ आया? यस सर। इसी तरीके से सर यहाँ पर मेमोरी एड्रेस क्या होता है? मेमोरी एड्रेसिंग का मतलब होता है कि जब किसी इंस्ट्रक्शन के साथ अगर आप पहली वैल्यू रजिस्टर लिखें और दूसरी वैल्यू ना लिख के वैल्यू का एड्रेस लिखें, ठीक है। तो वैल्यू का एड्रेस का मतलब यहाँ पे एरे होता है, तो वैल्यू के एड्रेस एरे का अगर आप इंडेक्स पोजीशन लिख देते हैं विच इज कॉल्ड मेमोरी एड्रेसिंग। अगला होता है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। Data transfer instruction is used to send the data in the register. जब रजिस्टर में कुछ डेटा को भेजना है तो उसके लिए डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास रजिस्टर में डेटा को भेजने के लिए एमओवी इंस्ट्रक्शन यूज होता है, ठीक है। तो एमओवी उसके बाद रजिस्टर का नाम लिखते हैं और फिर यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। तो वैल्यू में आप जो भी डालिएगा, जो वैल्यू डालिएगा
वो रजिस्टर के अंदर मूव कर जाता है। मूव इंस्ट्रक्शन के हेल्प से रजिस्टर का नाम दिया जाता है और रजिस्टर के नाम पे जो वैल्यू डालते हैं वो वैल्यू रजिस्टर के अंदर मूव कर जाता है, जो अभी तक आपको करके दिखाए हैं। जैसे यहाँ पे AX, 5 लिखे तो AX रजिस्टर में वैल्यू 5 मूव कर जाता है, और इस चीज को क्या बोला जाता है? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। इसी में एक कॉमन चीज यूज होता है कि एक होता है, जैसे आपने लिखा मूव DL, 2, इसका मतलब क्या हो गया? DL में 2 चला जाएगा। अगर आपने लिखा मूव DL, A, इसका मतलब यहाँ पे कैरेक्टर में A चला जाएगा, क्योंकि सिंगल कोट्स में लिखा गया है, यानी कैरेक्टर में A चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिखते हैं MOV AL, A, उसके बाद MOV BL, 4। अब इसको इमुलेट कीजिए, ठीक है। तो सिंगल स्टेप किए, देखिए AL में क्या गया? 61। अगर इस पर डबल क्लिक करिएगा, देखिए यहाँ पे स्काई वैल्यू आपका दिख रहा होगा। ये स्मॉल a का स्काई वैल्यू होता है 97। 97 को हेक्साडेसिमल में 61 लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से BA, अब सिंगल स्टेप कीजिए, यहाँ BL में क्या पहुंच गया? 4 पहुंच गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा एक और चीज यहाँ यूज होता है, मूव AH, 2। मूव AH के मूव के साथ अगर AH रजिस्टर यूज हो रहा है और उसमें कुछ पहले से वैल्यू यूज किया गया है, ठीक है, तो मूव AH, 2 को बोला जाता है इट इज ए सर्विस रूटीन, ठीक है। ये एक सर्विस रूटीन है जो कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होता है। इसका काम क्या होता है? टू प्रिंट द डेटा, ठीक है। ये AH, 2 जहां भी अगर आप असेंबली में लिखा देखिएगा, इसका मतलब समझ जाइएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज मूव AH, 2, तो बोलिएगा इट इज ए सर्विस रूटीन विच इज यूज्ड टू प्रिंट द डेटा इन द असेंबली। असेंबली लैंग्वेज में अगर कुछ डेटा आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या लिखना होगा? मूव AH, 2 लिखना होगा। इसके साथ क्या क्या यूज होता है? इसके साथ यूज होता है जैसे मूव AH, 2 लिख सकते हैं, मूव AH, 1 लिख सकते हैं, मूव AH, 8 लिख सकते हैं, मूव AH, 9 लिख सकते हैं, मूव AH, 4CS लिख सकते हैं। यानी टोटल आपके पास 5 सर्विस रूटीन है। मूव AH, 1, 2, 8, 9, 4CS। जो बेसिक सर्विस रूटीन है वो 5 है, और इस सभी पांचों सर्विस रूटीन यूज होता है आपको इंटरप्ट के साथ। तो अगला टॉपिक है, इसको पढ़ने के लिए आपको इंटरप्ट की जानकारी होना चाहिए। तो थोड़ा सा इंटरप्ट के बारे में समझ लेते हैं। इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट का मतलब जनरल टर्म होता है बाधा। इट स्टॉप द करंट प्रोग्राम एंड अलाउ माइक्रो प्रोसेसर। यानी इंटरप्ट क्या है? असेंबली में इंटरप्ट का मतलब होता है कि ये करंट प्रोग्राम को स्टॉप करता है और अलाउ माइक्रो प्रोसेसर को अलाउ करता है टू एक्सेस हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर को एक्सेस करे किस पर्पज से? जब उसको इनपुट लेना हो, माइक्रो प्रोसेसर को हार्डवेयर से इनपुट लेना हो या हार्डवेयर पे आउटपुट देना हो, उस समय माइक्रो प्रोसेसर किसको यूज करता है? इंटरप्ट को यूज करता है। यानी इंटरप्ट के हेल्प से इंटरप्ट कहता है कि आप करंट प्रोग्राम को रोकिए और आप पहले इनपुट लेना है हार्डवेयर से या हार्डवेयर पे आउटपुट देना है, तो उस समय माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट का हेल्प लेना पड़ता है। यानी माइक्रो प्रोसेसर अपना काम छोड़ के हार्डवेयर से इनपुट लेता है, कीबोर्ड से इनपुट लेना है तब इंटरप्ट को कॉल करता है, या जब उसको आउटपुट करना होता है मॉनिटर पे तब इंटरप्ट को कॉल करता है। और वो इंटरप्ट असेंबली में आपको 2 है, पहला है INT21H, ठीक है, और दूसरा है INT20H। INT21H क्या है? इट इज इंटरप्ट फॉर टेक्स्ट हैंडलिंग। ये किसके लिए यूज होता है? टेक्स्ट हैंडलिंग के लिए यूज होता है। दूसरा क्या है? INT21H दूसरा है वीडियो है ग्राफिक्स हैंडलिंग के लिए। तो ये इंटरप्ट हम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम लोग को केवल एक ही इंटरप्ट पढ़ना है, इसका नाम है INT21H। तो जैसे कि जब भी कभी, यानी INT21H इंटरप्ट को माइक्रो प्रोसेसर कब यूज करेगा? जब उसको कीबोर्ड से इनपुट लेना हो या जब उसको कीबोर्ड से आउटपुट देना हो। तो इसीलिए अगर आपको कुछ भी आउटपुट करना है तो क्या लिखना होगा? एग्जाम्पल फॉर आउटपुट
मूव AH, 2 और आगे लिख दीजिए INT 21H। ठीक है, तो इससे आपका इनपुट हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ भी आपको इनपुट लेना है कीबोर्ड से सिंगल कैरेक्टर, तो क्या लिखना होगा? इनपुट के केस में कीबोर्ड इन्वोक होगा, यानी यहाँ इंटरप्ट कॉल होगा, तो मूव AH, 1 और INT 21H। ठीक है, इससे आप उससे कीबोर्ड से कुछ इनपुट ले सकते हैं, कुछ आउटपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का यूज देखते हैं। जैसे हमें कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेना है, लेट्स से मूव MOV AH, 1 किए और INT 21H। ठीक है, इससे क्या होगा? इसको अगर इमुलेट कीजिएगा, सिंगल स्टेप कीजिए, देखिए AH रजिस्टर पे 1 गया, फिर INT 21H कॉल हुआ, सिंगल स्टेप किए, अब स्क्रीन ऑन हो गया। अब यहाँ पे कुछ इनपुट कीजिए, मान लीजिए आपने रखा डिजिट में डाला 4। ठीक है, तो यहाँ से कीबोर्ड से इनपुट लेने लगा 4। अभी 4 इनपुट हुआ, तो देखिए इनपुट होने के बाद ये कहाँ पहुँच गया? AL रजिस्टर पे। देखिएगा तो देखिए यहाँ 4 ये आया, स्काई वैल्यू 4 का स्काई वैल्यू क्या होता है? 52। वो आप चेक कर सकते हैं इसके हेल्प से। स्काई कोड देखिए, डिजिट में 4 है, इस 4 का स्काई वैल्यू क्या है? 52। इसको उस 52 को हेक्साडेसिमल में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 34। यानी जब भी कीबोर्ड से कुछ इनपुट करते हैं तो इनपुट में उसकी स्काई वैल्यू इनपुट होती है। ठीक है, और वो कहाँ इनपुट होती है? AX रजिस्टर पे, यानी AL पार्ट पे। अब जो कीबोर्ड से आपने इनपुट किया है उसको आउटपुट करके देखना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? MOV AH, ठीक है, आपको आउटपुट करना है। तो सबसे पहले आउटपुट करने के लिए क्या करना होगा? डेटा कहाँ रखा हुआ है? AL रजिस्टर के पास। तो इस AL रजिस्टर से डेटा को मूव करके लाइए। ठीक है, कीबोर्ड से हमने इनपुट किया, इनपुट करने के बाद इसको मूव करिए, मूव DL, AL। कुछ भी आउटपुट होता है जब DL रजिस्टर में आएगा, तो डेटा कहाँ है? AL रजिस्टर में। यानी जब भी कभी हम इनपुट करते हैं कीबोर्ड से, डेटा पहुंचता है AL पे, और AL से डेटा कहाँ आएगा? DL में। अब इसको आउटपुट करना है, तो लिखिए मूव AH, 2 और INT 21H। ठीक है, अब इसको रन करके देखिए। सिंगल स्टेप किए। अब यहाँ से कोई डेटा डाले, ये सिंगल स्टेप किए, सिंगल स्टेप किए और देखिए एक बार आपने इनपुट किया था, दूसरा बार आउटपुट हो गया। समझ आया? समझ आया? पेट कर दूसरा एक बार। सर दोबारा कर दो आप समझ। देखिए ये 2 लाइन लिखे हैं। ठीक है, इस दोनों लाइन का मतलब होता है is similar to printf। ठीक है, और ये लाइन का मतलब होता है सॉरी scanf। यहाँ scanf वो पानी कौन कांच का आएगा जो फैला के आया है? Ctrl+C, इसका मतलब होता है printf। ठीक है, इसका मतलब होता है printf। समझ आया? यानी कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेना है तो आपको ये सिंगल कैरेक्टर, कुछ भी इनपुट लेना है तो आपको ये लिखना होगा। कुछ भी आउटपुट करना है तो आपको ये लाइन लिखना होगा। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर कुछ भी आउटपुट करना है तो ये लाइन लिखना होगा। ठीक है, आउटपुट करने के लिए डेटा कहाँ जाना चाहिए? DL रजिस्टर पे। जब भी कीबोर्ड से इनपुट करते हैं तो डेटा कहाँ पहुँचता है? AL रजिस्टर के पास।
समझ आया? चलिए इसको प्रैक्टिस करके देखिए। इसी जगह पे है। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे अगर आप यहाँ 1 के जगह पे 8 लिखते हैं तब क्या होगा, सो देखिए। 8 के केस में क्या होता है, 8 के केस में डिस्प्ले नहीं होता है केवल। 1 के केस में होता है इनपुट ए कैरेक्टर विथ इको, यानी इनपुट एक कैरेक्टर इनपुट होगा और डिस्प्ले होगा। इको का मतलब डिस्प्ले होता है। 2 का मतलब आउटपुट और प्रिंट ए सिंगल कैरेक्टर। और 8 का मतलब होता है इनपुट ए कैरेक्टर विदाउट इको, यानी 8 के केस में कुछ भी इनपुट नहीं होता है और 9 के केस में सिंगल कैरेक्टर आउटपुट हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे चलाइएगा 8 लिखिए और अब इसको इमुलेट कीजिए। इमुलेट किए, सिंगल स्टेप सिंगल स्टेप सिंगल स्टेप, यहाँ पे कुछ डेटा डाले। मान लीजिए कि हमने डाला तो कुछ आउटपुट नहीं आया। सिंगल स्टेप। अब जब आउटपुट करने जाइएगा तो जो भी आउटपुट करेंगे वो दिख जाएगा। लेकिन अगर 1 दीजिएगा तो इनपुट के समय में भी दिखेगा और आउटपुट के समय में भी दिखेगा। लेकिन अगर 8 दीजिएगा तो इनपुट के समय नहीं दिखेगा और केवल आउटपुट के समय दिखेगा। तो अंतर बस इतना ही होता है। समझ आया? समझ आया? सर ये सब AH में मूव करने पे ना 8 और 2। हाँ 1 यही तो बताया है ना कि आपके पास AH, 2 AH, 2 सर्विस रूटीन होता है, या AH, 1 सर्विस रूटीन होता है, या AH, 8 सर्विस रूटीन होता है, या AH, 9 या 4CS सर्विस रूटीन होता है। ठीक है, यानी ये असेंबली में पहले से फिक्स कर दिया गया है कि जब भी कभी आप AH के साथ AH रजिस्टर पे 1 रखोगे, इसका मतलब किस लिए यूज होगा, कीबोर्ड से सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए। अगर AH रजिस्टर पे 2 रखोगे, इसका मतलब वो यूज होगा सिंगल और स्क्रीन पे सिंगल कैरेक्टर आउटपुट करने के लिए। अगर 8 लिखेंगे तो सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए होगा, लेकिन वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा। अगर 9 लिखेंगे AH रजिस्टर पे रखेंगे तो इसका मतलब स्ट्रिंग को प्रिंट करना होगा। जब हम स्ट्रिंग प्रिंट पढ़ेंगे तो उस समय स्ट्रिंग को मूव AH, 9 INT 21 से प्रिंट करेंगे। और इसी तरीके से अगर 4CH रखते हैं तो प्रॉपर प्रोग्राम का टर्मिनेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप इस प्रोग्राम को अभी बनाते हैं, यहाँ देखिए ये प्रोग्राम है कि हम कीबोर्ड से एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेते हैं और उसको आउटपुट करते हैं। अब इमुलेट कीजिए और सीधा रन कर दीजिए। ठीक है, तो कुछ आउटपुट यहाँ पे मान लीजिए हमने 4 डाला डेटा। ठीक है, और ये क्या कर दिया, 4 डिस्प्ले इनपुट करवाया और 4 आउटपुट कर दिया। और इमुलेटर क्या है, हॉल्ट हो गया, मतलब अभी प्रोग्राम आपका टर्मिनेट नहीं हुआ है, प्रोग्राम आपका बीच में रुक गया। ठीक है, तो ये गलत होता है। आपको क्या करना है, इसके बाद तो कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है तो प्रोग्राम को टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो टर्मिनेट होने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन लिखना होगा। तो क्या है, बस एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दीजिए। 4CH सर। हाँ, यहाँ पे 4CH कर दीजिए, Ctrl+C इसके नीचे डाल दीजिए, यहाँ कर दीजिए 4CH। ठीक है, अब आप इस प्रोग्राम को इमुलेट कीजिए और इसको रन कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए 5 डाले तो 5 दिखा, 5 इनपुट हुआ वो दिखा, आउटपुट हुआ वो दिखा। और अब यहाँ पे क्या दिया, प्रोग्राम हैज टर्मिनेटेड, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, मतलब अब इस प्रोग्राम में वापस आने की जरूरत नहीं है। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो सर जब भी इसको हमें लिखना है ये सर्विस रूटीन और इंटरप्ट दोनों को कंबाइन ही लिखना है। बिल्कुल कंबाइन ही लिखना है। आप ध्यान से देखिए ना इंटरप्ट का डेफिनेशन, इट स्टॉप द करेंट प्रोग्राम, यानी करेंट प्रोग्राम को स्टॉप करता है और माइक्रो प्रोसेसर को अलाउ करता है कि आप हार्डवेयर को एक्सेस करें। कौन किस पर्पस के लिए, जब आपको इनपुट लेना हो या जब आपको आउटपुट देना हो। समझ में आया? यानी कीबोर्ड से इनपुट लेना हो या कीबोर्ड मॉनिटर पे आउटपुट करना हो, इन ऑल केसेस माइक्रो प्रोसेसर हैज टू कॉल देयर इंटरप्ट विच इज INT 21H। समझ आया? यस सर। ठीक है, ये सब चीज आपके ब्लॉक में दिया गया है। अभी हमने जितना टॉपिक डिस्कस किया है आप इसको
देखिए, इसके भी आपके ब्लॉक में 1-2 प्रोग्राम होगा, उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, हम आपको कोड सेंड कर देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? यस सर। धीरे धीरे सीखोगे। ठीक है, इसका नोट्स मैं शेयर करवा दूंगा। ठीक है, ग्रुप में। असेंबली में थोड़ा न्यूमोनिक्स वगैरह जो है ना ब्लॉक से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आगे जो है रजिस्टर्स के थ्रू उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, ओके सर, ओके सर। थोड़ी स्टडी साथ के साथ करते जाओ। ठीक है, तो जो सर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं थोड़ा स्लोली पढ़ो, लेकिन सीख जाओ जो असेंबली में कम से कम हम बेसिक कोड्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग 2:15 के आसपास फिर से जो है ना आप लोग ज्वाइन करना। ठीक है, सर 2:15। हाँ 2:15। ओके सर। ठीक है, 2:15 में ज्वाइन करना। अभी जाओ, अभी लीव कर दो इसको। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। सर प्लीज ग्रुप में ऐड कर दीजिए। हाँ, ग्रुप